नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक बार फिर दंगों की आग में जल रहा है। अश्वेत ब्लैक को गोली मारने के बाद अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त आग लगी हुई है। मकान, दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है और नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा है। उधर सेनापति के बाद अब भारत के रक्षा मंत्री की ओर से भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर लद्दाख में जिनपिंग की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो भारत को दूसरे तरीके इस्तेमाल करना भी आते हैं। हम आपको ऐसे 4 संकेत आज बताएंगे जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अब ड्रैगन को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान में खान और बाजवा दोनों की हालत खराब है। परेशान बाजवा इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर पर है और एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। और इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में इस्लामाबाद से जुड़ेंगे। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं जो अमेरिका की पॉलिटिक्स को और श्वेत अश्वेत के बीच की ये जो गहरी खाई है इसको बखूबी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आपको दे दें। अश्वेत को गोली मारने पर अमेरिका में दंगे भड़क उठे हैं। हिंसा रोकने के लिए स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। विस्कॉन्सिन और केनोशा शहर में भीषण आगजनी चल रही है। भीड़ ने सरकारी इमारतों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की है। अमेरिका में तनाव के बीच नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है और विस्कॉन्सिन से जो इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक हैं। सरकारी इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। तो आपको याद होगा मई महीने में जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड की जान जाने के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने जोर पकड़ा था अमेरिका में, और अब एक बार फिर जेकब ब्लेक को गोली मारे जाने के बाद हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है अमेरिका के कई हिस्सों में। विस्कॉन्सिन और केनोशा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और अहम खबर, अमेरिका में अश्वेत गोलीकांड पर भीषण आगजनी जारी है। केनोशा में हिंसक भीड़ ने फूंक दी है कारें, जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई। हिंसा की आग में जला अमेरिका का केनोशा शहर। तस्वीरें आप देखिए, हिंसक भीड़ ने किस तरह से कारों में आग लगा दी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब देखिए आग लगने के बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से इस शहर में इस वक्त हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। कम से कम इन तस्वीरों में आप ये कह सकते हैं। लेकिन हिंसक भीड़ इस वक्त कुछ भी कर गुजरने पर आमादा नजर आ रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम आपको, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में भयानक हैं, अमेरिका के विस्कॉन्सिन की इस वक्त हालत कैसी है ये हम आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंसक भीड़ ने कैसे, जो गाड़ियां खड़ी थी, दर्जनों गाड़ियां इस वक्त नजर आ रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस विजुअल को अगर आप गौर से देखें, ये देखिए कैमरा पैन हो रहा है और जहां तक नजर जा रही है हर तरफ जली हुई, खाक हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो उपद्रवी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, हथियार भी कई जगह लहराए जा रहे हैं, कई जगह फायर भी हुए हैं, ऐसी भी सूचना मिली है। लेकिन जमकर आगजनी हुई है अमेरिका की सड़कों पर। आपको याद होगी वो तस्वीरें जो थोड़े दिनों पहले हमने आपको दिखाई थी, जब एक अश्वेत को, जेकब ब्लेक इसका नाम है, उसको पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। अरेस्ट करने के बाद ले जा रहे थे और उसके बाद उसे एक एक करके 7 गोलियां मारी गई थी। इसी इंसिडेंट के बाद अब अमेरिका में दंगे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। केनोशा शहर में भीड़ ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। अश्वेत को गोली मारने के बाद एक बार फिर अमेरिका में दंगे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है ये आप अब इन तस्वीरों में देखिए। ये भी
विस्कॉन्सिन के केनोशा की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त हंगामा और तोड़फोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले, इस इंसिडेंट के ठीक पहले यहां पर लोग ब्लैक लाइव्स मैटर का नारा लगा रहे थे और उसके बाद जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। तो देखिए, बहुत अहम है जिस तरह इस वक्त अमेरिका में सड़कों पर हंगामा बरपा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने है। बिग बॉल के जरा और विस्तार से जरिए बिग बॉल के आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से इस वक्त आलम है। इस वक्त आप देखिए, हजारों की संख्या में भीड़ जो है वो अमेरिका में सड़कों पर उतर आई है। ब्लैक लाइव्स मैटर, ये नारा बार बार लगाया जा रहा है। केनोशा शहर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर सरकारी जो इमारतें हैं उन पर हमला बोल दिया है उपद्रवियों ने। भीड़ जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि ये आलम हो सकता है। जिस तरह से जेकब को गोली मारी गई वो अपने आप में हैरान करता है। अमेरिकी पुलिस के इस रवैये को जिसने भी देखा वो भौचक्का रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक शख्स जिसे हिरासत में लिया जा रहा है वो कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद एक पुलिस वाला एक एक करके 7 गोलियां जेकब को मारता है। बहुत गंभीर हालत में जेकब अभी भी अस्पताल में भर्ती है और अमेरिका की सड़कों पर कोहराम बरपता हुआ नजर आ रहा है। अश्वेत क्रांति की आग अमेरिका के एक शहर को राख करने पर आमादा नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से आपको याद होगा जब मई महीने में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, एक अश्वेत की मौत हुई थी, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने जोर पकड़ा और उस वक्त भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई थी जब लोग मॉल के अंदर घुस गए थे। दुकानें जो हैं उनमें तोड़फोड़ करके सामान को लूट लिया गया था। कुछ वैसी ही तस्वीरें फिर आनी शुरू हो गई हैं अमेरिका से। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दंगों के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ जिसमें आपको नजर आएगा हर तरफ खाक हुई, राख हुई गाड़ियां दूर दूर तक जहां आपकी नजरें जाएंगी नजर आती हैं। विस्कॉन्सिन शहर का इस वक्त आलम क्या है ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आगजनी हुई है और उपद्रवी किस तरह से अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका तारुफ मैं करा चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उसके बाद सुरेश कुमार गोयल साहब मैं आपका रुख करूंगा। मनीष, आप बखूबी समझते हैं अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स को और श्वेत अश्वेत के बीच जो खाई वहां पर ऑलरेडी है उससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। अब ये जो ताजा 2 इंसिडेंट हुए मई महीने में जॉर्ज फ्लॉयड और अब जेकब ब्लेक, इन इंसिडेंट्स के बाद क्या ये खाई अब और ज्यादा चौड़ी होती हुई नजर आ रही है? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये खाई ना सिर्फ बढ़ने वाली है बल्कि अश्वेत लोगों का प्रशासन के प्रति जो भरोसा है उसमें बहुत गिरावट इस बार देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले घटना के तुलना में अगर आप जैकब के मामले में देखें तो जैकब के मामले में लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा होना स्वाभाविक है क्योंकि 72 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस बात की सफाई नहीं दी गई है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई थी कि उस पुलिस ऑफिसर ने जैकब के 3, 5 और 8 साल के बच्चे के सामने जैकब को इस तरह से बेदर्दी के साथ गोली मारी थी। इसका उनके पास एक शब्द भी नहीं है और ये जो स्पीचलेस भाव है प्रशासन का, इसकी वजह से लोग ज्यादा गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं और इसीलिए इनका टारगेट ज्यादातर सरकारी संस्थान है, सरकारी बिल्डिंग है, वो तमाम इंस्टॉलेशन है जहां पुलिस प्रशासन या गवर्नेंस के लोग बैठ रहे हैं। और इसी वजह से आज आप अगर देखें कि केनोशा और खास करके उस इलाके में अगर इमरजेंसी लगानी पड़ी नेशनल गार्ड की मौजूदगी के बावजूद, और दूसरी बात आप देखें कि अगर पॉलिटिकल टर्म में भी देखें तो गवर्नर वहां का डेमोक्रेट होने के बावजूद लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि अब बात ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की नहीं रहकर ये दरअसल अमेरिकी सिस्टम
और वहां पर रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो अफ्रीकी अमेरिकी हैं या जो दूसरे और ब्लैक लोग हैं, उन्हें यह लगता है कि अमेरिका का यह सिस्टम, अमेरिकी सरकार उनके लिए है ही नहीं और वो बस उनको मारने के लिए यही सबसे बड़ी बात है। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस तरह से उपद्रवी हड़कंप मचाते हुए नजर आ रहे हैं, कोहराम बरपाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके मन में निश्चित तौर पर यही बातें हैं। इसका इलाज क्या है? सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो भरोसा दिलाने की कवायद है वो अमल में आती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है अमेरिका में? क्योंकि ये भरोसा जॉर्ज फ्लॉयड के इंसिडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से कायम हो पाया था। आपने देखा होगा वो सारी तस्वीरें जहां पर तमाम पुलिस वाले अश्वेत लोगों की कॉलोनीज में जाकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे, सड़क पर बैठकर। और उसके बाद अब ये भरोसा कायम होता हुआ ही नजर आ रहा था कि ये एक और इंसिडेंट हो जाता है। देखिए, मैं जो ये श्वेत और अश्वेत के बीच की दरार है उसके बारे में मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं यूएसए में 4 साल रहा हूं और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना एक अनुभव है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि यूएसए में ये एक ब्लैक और वाइट जो कम्युनिटी बेस्ड परसेप्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले से मेरे समय पर इतने नहीं था, फिर भी थोड़ा सा एक दूसरे बीच में सहिष्णुता रहती थी, लेकिन अब कुछ पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका एक तो जो है इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो सकता है कि आर्थिक तौर पर जो ब्लैक कम्युनिटी है उनका क्या हाल है, उनको घर मिलने में कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन को स्टेट्स में उनको इस चीज को डील करने के लिए काफी एक रेवोल्यूशनरी कदम लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो पुलिस का स्ट्रक्चरिंग हो और एक जो ब्लैक्स की इकोनॉमिक हालत को या जो सोसाइटी में पार्टी उनका जो एक प्रतिनिधित्व हो, जो भागीदारी हो, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, ये दोनों कदम। बिल्कुल प्रोफेसर राजन कुमार साहब, लेकिन क्या अभी जो हालात हैं और जिस तरह से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो ताजा 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, इससे खाई श्वेत और अश्वेत के बीच और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्या इसके लिए ट्रंप सरकार की नीतियों को भी आप जिम्मेदार मानते हैं? इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ट्रंप की पॉलिसीज है। ट्रंप ने अभी तक रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है इस चीज को कि क्या जो अभी जो उनका जो पुलिस के हाथों जो उनका मर्डर हुआ था, ये कोई डेथ नहीं था या कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक तरह से मर्डर था, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और ये जो ट्रंप की जो व्हाइट रेसिज्म की पॉलिसी है, इससे अमेरिका पूरा पोलराइज हो गया आज के समय में। वो देखेंगे कि आप अमेरिकन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो भी वहां पे जो कॉबेल्ट है या जो वहां पे रस्ट बेल्ट जिसको बोला जाता है, रेड एरिया जिसको बोला जाता है, वहां पे ट्रंप ने बिल्कुल ओपनली ब्लेटेंटली जो व्हाइट रेसिज्म है उसको प्रमोट किया है। और ट्रंप का जो वोट बैंक भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट रेसिस्ट वोट बैंक है। और जो भी अभी अगर 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं वहां पे, तो ये उसमें ज्यादातर ब्लैक पॉपुलेशन है। वहां पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। तो उसको सुधारने में ट्रंप ने और उसको एक्चुअली बहकाने का कोशिश किया है, जिसमें कि जो दरार है उसको और उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ट्रंप का सपोर्ट अभी देखेंगे, जितने भी वहां पे स्टेट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं, जहां पे कि लोग पहले ट्रंप को लास्ट टाइम वोट किए थे लेकिन इस बार दूसरी जगह वोट कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जाना लगभग तय लग रहा है। अभी जो बाइडेन जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो काफी वहां पे लीड लिए हुए हैं। और एक और इंक्लूसिव जो पॉलिसी है वो कमला हैरिस के आने के बाद एक तरह से, चूंकि वो उनका ओरिजिन ब्लैक और इंडियन दोनों का मिक्स है, तो इससे एक तरह से जो वो दरार है वो काफी कम होगा मुझे लगता है आने वाले दिनों में। लेकिन पॉलिटिकली, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं अमेरिका में, नवंबर में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकली ये मुद्दा जो है ये कितना अहमियत रखता है, किसका नफा किसका नुकसान, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। जेकब ब्लेक की बहन ने कहा है कि हर इंसान की जिंदगी मायने रखती है। मैं अल्पसंख्यक हूं, ब्लैक हूं, इसलिए मैंने ऐसा होते हुए करीब 30 सालों से देखा है। मुझे अब दया नहीं चाहिए, मैं बदलाव चाहती हूं, चेंज चाहती हूं, ये कह रही हैं जेकब ब्लेक की बहन। Let it marinate in your mouth, in your minds. A human life, just like every single one of y'all, and everywhere else, we're human, and his life matters.
So many people have reached out to me telling me they're sorry that this happened to my family. Well, don't be sorry, because this has been happening to my family for a long time. Longer than I can account for. It happened. तो मैं दुखी नहीं हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं सहानुभूति नहीं चाहती, मैं बदलाव चाहती हूं, ये कह रही हैं जेकब ब्लेक की बहन। क्योंकि हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। सिंह साहब, एक छोटा सा आपसे रिएक्शन इस पर मैं जरूर चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले मैं जेकब ब्लेक के पिता को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर, मेरे बच्चे की जो जान थी वो मैटर करती थी, लेकिन पुलिस वाला उस पर ऐसे गोलियां बरसा रहा था जैसे उसकी नजर में उसकी जान की कोई कीमत ना हो। यह स्थिति जो है, इसे बदलने में अब कितना वक्त लगेगा अमेरिका में आपके हिसाब से? जहां अमेरिका की बात है, कोई 6-7 साल पहले जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन अभी नहीं लग रही है। मैं ये समझता हूं कि ट्रंप सरकार कि ये एक डेलिबरेट नीति है कि वो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन करें ताकि सपोर्ट बेस ट्रंप साहब का और बढ़े। ये मैं समझता हूं बहुत डेंजरस चीज है, खास तौर पर इस वक्त जबकि ओवरऑल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से वैसे ही काफी अनस्टेबल है। उसके साथ साथ यूएस के इलेक्शंस पास में आने वाले हैं। इन सब में मेरे को ट्रंप साहब की थोड़ी डेस्परेशन नजर आती है। ये जो बात आप कह रहे हैं सिंह साहब, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस ओर इशारा कर रहे हैं, और ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से ये खाई चौड़ी होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से अमेरिकन सोसाइटी जो है वो पोलराइज हो रही है, इसका दरअसल फायदा मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, जो अमेरिका की राजनीति को बखूबी समझते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है हमारे पास चीन से जुड़ी हुई। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत ने जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट के संकेत दे दिए। चीन गोगरा पोस्ट, डेप्सांग, पैंगोंग सो लेक, फिंगर एरिया में अभी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद भारत की तरफ से सख्ती के संकेत दे दिए गए हैं। सीडीएस रावत ने भी सैन्य विकल्प की बात कही थी, आपको याद होगा, और अब कहीं ना कहीं जो संकेत हैं वो जैसे को तैसे के दिए जा रहे हैं। टिट फॉर टैट का मैसेज सीधा दिया जा रहा है चीन को। लेकिन एक नहीं, संकेत 4। भारत है पूरी तरह से तैयार। ये संकेत कौन कौन से हैं, इनको जरा समझ लीजिए। पहला संकेत, उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। ये बहुत तगड़ा मैसेज था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा संकेत, बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प भी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारे पास सैन्य इस्तेमाल का ऑप्शन भी खुला है अगर चीन अपने रुख में बदलाव नहीं करता। तीसरा संकेत क्या है, ये जरा आप दिखाइए। तीसरा संकेत, रक्षा और विदेश मंत्रालय का प्लान पूरी तरह से तैयार है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आई, टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया था किस तरह से रक्षा मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बार बार यह कहा गया है, यह संकेत दिया गया है तमाम मीटिंग्स में कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। चौथा संकेत देखिए, एलएसी पर हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है। टैंक, मिसाइल सिस्टम, सब कुछ तैनात कर दिया गया है, यानी किसी भी मुश्किल वक्त से निपटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हिमाकत अगर हुई चीन की तरफ से तो उसका अंजाम बुरा नहीं, बहुत बुरा होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। टैंक और मिसाइल सिस्टम एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि चीन बातचीत के टेबल पर जो कहता है वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं करता। और यही है चीन की फितरत, यही है चीन की विस्तारवादी नीति, जिसका मुकाबला करना है हिंदुस्तान को, और मुकाबला किया जा रहा है और बहुत जोरदार तरीके से किया जा रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अभी ताजा हालात क्या हैं? क्योंकि देखिए इतने दौर की बातचीत हो गई, नतीजा कोई ग्राउंड पर निकलता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है। अभी भी उन इलाकों में चीनी सेना मौजूद है जहां उसे नहीं होना चाहिए।
देखिए समीर, करीबन 14 तारीख के बाद, 14 जुलाई के बाद से ही जमीनी तौर पर कोई इंप्लीमेंटेशन, कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो करीब कई मीटिंगों का दौर हो चुका है और लास्ट में जो मीटिंग हुई थी WMCC की मीटिंग में, तब भी भारत और चीन की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि चीन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप और हम दोनों एक बराबर के डिस्टेंस पे पीछे हटते हैं, लेकिन उसमें चीन का एज, उसमें चीन के लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने मजबूत हैं कंपैरेटिवली भारत के कि वो उन इलाकों तक, फॉरवर्ड लोकेशन तक जल्दी पहुंच सकता है। यही वजह थी कि भारत ने टाइम पेनल्टी क्लॉज की बात रखी कि दोनों एक ऐसे निश्चित समय के लिए पीछे हटते हैं, ना उसमें पैमाना डिस्टेंस नहीं, समय होगा कि आप भी उस समय से पीछे हटिए और हम भी उस समय तक हटते हैं, ताकि अगर फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंचना हो तो दोनों को एक ही बराबर का समय लगे। लेकिन अभी और कहा जा रहा है कि अभी और बातचीत होगी, आखिरकार इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि प्रस्ताव रखने के बाद उसकी समीक्षा की जा रही है दोनों तरफ से, उसके बाद प्रस्ताव को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये देखा जाएगा। लेकिन समीर, इन्हीं सभी चीजों के बीच में भी भारत अपनी डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ वहां पर मजबूत कर रहा है, इसलिए क्योंकि भारत को पता है कि चीन हमेशा टेबल पर बातें जो करता है उसको इंप्लीमेंट कभी नहीं करता। वो 62 की बात हो, चाहे वो गलवान के, हमने देखा कि गलवान इंसिडेंट्स के समय बातचीत हो, तो ये सारी चीजों के मद्देनजर भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक टोटल डिसएंगेजमेंट जमीनी तौर पर नहीं होगा तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका एक एक्सपर्ट कमेंट इस पर जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये जो दोनों तरफ से पीछे हटने वाली बात कही जा रही है चीन की तरफ से, इसका क्या मतलब है भाई? फिंगर 4 से फिंगर 8 तक तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती ही थी, फिंगर 4 तक हमारी मौजूदगी रही है और आगे भी रहेगी। हमारे पीछे हटने का सवाल क्या होता है? पीछे तो चीनी सेना को हटना है ना? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मुझे काफी अनरीजनेबल डिमांड लगती है, बिकॉज मैं जब पहले मिलिट्री ऑपरेशंस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल था और चाइना के साथ ये LAC को क्लैरिफाई करने की नेगोशिएशंस के अंदर भी शामिल था, तब उस वक्त चीन का डिप्लॉयमेंट फिंगर 8 के पीछे होता था, श्रीजाप के इलाके में, जबकि हमारा डिप्लॉयमेंट फिंगर 4 से थोड़ा पीछे था। अभी अगर चीन गलत तरीके से फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ जाए और उसके बाद कहे कि आप भी चलिए 4 किलोमीटर पीछे, हम भी चलेंगे 4 किलोमीटर पीछे, तो ये तो थोड़ी अनरीजनेबल है। पर इन सब चीजों को देखने से पहले हमें 2-3 ग्राउंड रियलिटीज के बारे में देखना होगा। इस वक्त चाइना ने अपनी मैसिव डिप्लॉयमेंट करी हुई है, उनकी 3 डिविजन्स वर्थ, इंक्लूडिंग एयरबॉर्न और बाकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस, ये सब उस इलाके के अंदर आ गई हैं। इसके साथ साथ इसको देखते हुए हमारी आर्मी ने भी काफी मैचिंग डिप्लॉयमेंट उधर की है। रीजन उसका ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी वक्त हम किसी डिसएडवांटेजस पोजीशन के अंदर हों। हमारा रिजॉल्व, मोदी सरकार का रिजॉल्व एक फर्म तरीके से जवाब देने का है जी, जो उन्होंने बिल्कुल सिंह साहब, आपने सही बात कही। और इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टी है नवाज शरीफ की, PMLN, उसके वो नेता हैं। इरशाद अहमद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये जो चीन है ये अपनी विस्तारवादी नीतियों को लगातार आगे बढ़ा रहा है, किस तरह से वो इसकी एक्सपेंशन की नीतियां रही हैं, उससे हम ही नहीं पूरी दुनिया भी और आपका मुल्क भी मुझे लगता है कि वाकिफ होगा। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किसी तरह का रिटेलिएशन नहीं है। POK में जिस तरह से CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है चीन आपकी जमीन पर, उससे आप लोग क्या वरीड नहीं है? बिल्कुल भी इत्मीनान में हैं? देखें, हम इत्मीनान में इसलिए हैं कि चीन और हमारी अज़ली दोस्ती है और हम एक मोहब्बत रखने वाले 2 ममालिक हैं। अच्छा। और हमने खुद से उनके साथ ये जॉइंट बिजनेस होता है, ये बिजनेस कर रहे हैं हम लोग आपस में, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी है, चाइना से हमारी फ्रेंडशिप है, चाइना हमारे साथ बिजनेस कर रहा है और अजल से हम लोग दोस्त हैं। दूसरी बात, जो आपकी सरहदों की बात आप कर रहे हैं, देखिए मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जब तक आप खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके साथ ये होता रहेगा। आपने उनको खुद से दावत दी, उनको छेड़ा,
उनकी सरहद की तरफ हमारी फिक्र छोड़िए ना, उन्होंने हमें छेड़ा और उनका क्या अंजाम हुआ ये तो दुनिया जानती है। मैं ये कह रहा हूं कि पीओके पर जिस तरह से पीओके के तमाम हिस्सों पर चीन कब्जा करता जा रहा है, वहां पर पीओके में जबरदस्त विरोध की आग जो है वो बुलंद हो रही है। पीओके के लोग आपके खिलाफ हो गए, इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ हो गए। ये सारी बातें आप लोगों के लिए चिंता का सबब नहीं है। आप अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ मुंह कर लेते हैं और यहाँ इस तरफ बैठ के बात करते हैं। जब हम आपकी बात सुनते हैं, आप भी हमारी बात सुना करें, क्योंकि आपने अपनी सरहदों पर जान के उनको छेड़ा चाइनीज को। जब आपके अंदर घुस गए मुल्क में वो लोग, तो अब आप कभी अमेरिका छेड़ा नहीं है, हमारे सैनिकों ने गर्दनें तोड़ दी, कभी आप और ऐसा ही अंजाम होगा। अगर चीनी सैनिक इस तरह की हिमाकत करेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा, ये आगे भी मिलेगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। हो तो आप चलिए आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। इगला मिसाइल से चालबाज चीन पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। लद्दाख बॉर्डर पर इगला मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। बहुत घातक मिसाइलें हैं ये जिनकी तैनाती की गई है। इनकी खास बात आपको बता दें, देखिए वीडियो से आपको समझ में आएगा। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है, कोई भी जवान इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। चीनी हेलीकॉप्टर्स की अब खैर नहीं, अगर उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की अपनी तो बनाने की क्षमता ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में बेहद घातक है। ये इगला मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और इसकी तैनाती कर दी गई है। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हम अपने दर्शकों को देते हैं। आइए बिग वॉल के जरिए आपको समझाते हैं इगला से कैसे दुश्मन का काम तमाम हो सकता है। ये आप देखिए, वायुसेना थल सेना दोनों करती है इगला मिसाइल का इस्तेमाल। और जिस बात का जिक्र अभी पाकिस्तान से बैठे हमारे मेहमान कर रहे थे, निश्चित तौर पर अगर ऐसी हिमाकत की जाती है चीन की तरफ से तो जवाब मुंह तोड़ तरीके से दिया जाएगा। इगला का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है हमने आपको बताया। कोई भी जवान जमीन पर रहते हुए कंधे पर रखकर इस मिसाइल को फायर कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती है। यानी अब अगर चीन के हेलीकॉप्टर ने सीमा लांघने की कोशिश की, अपनी औकात भूले, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी विमान या ड्रोन भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस पाएगा। इससे एक बार में सीधा टारगेट किया जाता है और निशाना लगाया जाता है। निशाना अचूक होता है, एक बार निशाना लगा दिया गया तो टारगेट का ध्वस्त होना बिल्कुल तय होता है। तो अब दुश्मन ये समझ ले कि अगर कोई हिमाकत हुई सरहद पर तो उसका अंजाम क्या होगा। हमारे साथ राजेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आप और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लगातार देखिए तैयारियां तो बहुत जोरों पर कर दी गई और यह साफ मैसेज, कड़ा संदेश भी दे दिया गया है चीन को कि अगर बातचीत के रास्ते हल नहीं निकलता है तो किसी भी हद तक हिंदुस्तान जा सकता है और उसकी तैयारी भी नजर आ रही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। चीन को ये रियलाइज करना होगा कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक मेजर रीजनल पावर है और ऐसी पावर जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस हैं। उनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी एयरफोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और किसी भी चीज का हम अच्छा जवाब देने के काबिल। और ये सब डिप्लॉयमेंट, ये सब वेपन सिस्टम्स जो अभी हम लाए हैं वो इसी रिजॉल्व को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है कि किसी भी हाल में चीन ये ना समझे कि उसको कोई केक वॉक मिलने वाली है। हिंदुस्तान, हमारी फौज इस काबिल है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, एक ऐसा ऑफेंसिव उधर लॉन्च कर सके जो उनके ऑफेंसिव के साथ बिल्कुल मैच करता। बिल्कुल सिंह साहब, आपने ठीक कहा। और अगली जो हमारी खबर है उस पर मैं सुरेश कुमार गोयल साहब का रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्योंकि अहम खबर यह आ रही है कि भारत की आक्रामकता से चीन को अब डर लगने लगा है। हमें एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए, यह चीन की तरफ से कहा गया है। भारत में चीनी राजदूत सुन वुडोंग का बड़ा बयान सामने आया है। बेहतर रिश्ते से दोनों देशों को लाभ होगा। देखिए, अब बेहतर रिश्तों की बात करता हुआ चीन नजर आ रहा है। एलएसी पर क्या कर रहा है ये दुनिया जानती है, लेकिन सुन वुडोंग कह रहे हैं कि बेहतर रिश्तों से दोनों देशों को इसका फायदा होगा। दोनों देश
सीमा विवाद सुलझाने में जुटे हैं। सुरेश कुमार गोयल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, सुन वैद्य साहब बड़े प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं, तो वो जो कहते हैं उससे बिल्कुल साफ जाहिर नहीं होता कि चीन चाहता क्या है। तो वो कहते हैं कि हम रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, तो रिश्ते तो हम पहले अच्छे करना चाहते थे। उसके बाद में जो आक्रामक रुख अपनाया वो चीन ने अपनाया, और उसके बाद भी सुन वैद्य साहब हर जगह वो जस्टिफाई करते फिरते हैं कि चीन जो कर रहा है सही कर रहा है, यानी कि हम गलत हैं। तो बात ये नहीं है, बात यह है कि जो टकराव की स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, ये कब तकरीबन 60 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि चीन का पूरा जो रुख है वो ये है कि हिंदुस्तान को नीचा दिखाना है, हिंदुस्तान को विश्व में, एशिया में नीचा दिखाना है, और नीचा दिखाने में आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, ये सारे जो है फैसेट शामिल हैं। तो हम जो है सुन वैद्य के जवाब में हम काफी कुछ बोल चुके हैं, लेकिन हमें अपनी डिटर्मिनेशन कायम रखनी पड़ेगी कि हम किसी भी स्थिति में चीन से नीचे नहीं झुकेंगे किसी भी तौर पर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और वो अभी हमारी सरकार का, हमारी सेना का, सीडीएस बिपिन रावत का जो रुख है वो यही नजर आ रहा है। वो आक्रामकता जो है वो बयानों में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एलएसी पर अब लाउड स्पीकर से चीन को चेतावनी दी जा रही है। एलएसी पर दोनों तरफ लाउड स्पीकर लगा दिए गए, लाउड स्पीकर से चीन को पीछे हटने की सलाह दी जा रही है। भारत ने अंग्रेजी और मैंड्रिन भाषा में बैनर भी लगा दिए हैं जिसमें लिखा है टू रिस्टोर पीस गो बैक, यू आर इन इंडियन टेरिटरी, यानी शांति बहाली के लिए वापस जाएं, आप भारतीय क्षेत्र में हैं। ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, लाउड स्पीकर से भी ये ऐलान कर दिया गया है, और इसे सीधे सीधे चेतावनी माना जाए चीन के लिए। और एक और अहम खबर आपको बता दें, चीन से निपटने के लिए एलएसी पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। मई से अब तक अतिरिक्त 30,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है। एडवांस सुरक्षा उपकरणों के साथ मोर्चे पर जवानों की तैनाती हो गई है। -30 डिग्री में भी जवानों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। एलएसी पर एक जवान पर 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना सैनिकों को बहुत जरूरी है, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुमित, जरा इन तैयारियों के बारे में अगर आप और डिटेल्स हमारे दर्शकों को दे पाएं, और ये जो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए, ये तो सीधी चेतावनी है चीन की कि सुधर जाए। हालांकि समीर, मैं आपको बता दूं, ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब भी हमने कई ऐसे विजुअल्स पहले भी देखे हैं कि जब भी चीनी सेना और भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए आमने सामने आती हैं तो ऐसे पोस्टर्स को दिखाया जाता है, और खासतौर पे लाउड स्पीकर जो आप कह रहे हैं कि छोटे स्पीकर होते हैं, इसमें बोला जाता है ताकि अगर आप पेट्रोलिंग के लिए हमारे इलाके में ना आए। इन प्रोटोकॉल्स को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपने जो डिप्लॉयमेंट की बात की समीर, ये डिप्लॉयमेंट भारत ने इतनी तेजी से बढ़ाया। देखिए, हमेशा एक वॉर का एक सिनारियो होता है कि आप जितना बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं उतना ज्यादा आप उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देते। दरअसल चीन इसी फिलॉसफी पे था, इसी स्ट्रैटेजी पे था, लेकिन भारत ने अपनी जो डिप्लॉयमेंट, जो मोबिलाइजेशन इन इलाकों में जल्द से जल्द की, वो भी चीन को चौंकाने वाली थी। और अभी की अगर बात करें, करीबन 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है समीर, तो डिप्लॉयमेंट भारत की विंटर्स को लेकर, यानी आने वाली सर्दियों को लेकर पूरी कर ली गई है, क्योंकि जो जवान ऊपर होते हैं हाइट्स पे, उनको नीचे भी उतारना पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए भारत के वो सारे प्रोटोकॉल्स भारत इन इलाकों में बहुत लंबे समय से बना हुआ है, बढ़त बना रखी है, और ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर मोबिलाइजेशन करना या अपनी डिप्लॉयमेंट को और मजबूत करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत इन इलाकों का आदी हो चुका है काफी लंबे समय से। तो ये वजह है कि भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ इन इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत की रखी है, बल्कि हमारी जो दूसरे जो आप कह सकते हैं कि वेदर क्लोथिंग है, इक्विपमेंट्स है, विंटर क्लोथिंग, वो भी साजो सामान इन इलाकों में बहुत तेजी से पहुंच चुका है। समीर, बिल्कुल। इरशाद अहमद खान साहब क्योंकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, देखिए, सरहद पर जो डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसका हिंदुस्तान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जा रहा है। क्या यही वजह है कि चीन की शय पर पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर अब डिस्टर्ब करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में भी कर रहा है, सियालकोट में भी कर रहा है? ये जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या इसी ओर इशारा है?
देखें, मैं अब आप मुझे सुनिएगा, मैंने आपको सुना बहुत। जी। बात यह है कि आप बात कर रहे हैं ना कि जी आपको मिसाइल मिल गए जो इतने पावरफुल हैं, जो कंधे पे रखकर आप जो है ना फायर कर देंगे और चाइना के जहाज और हेलीकॉप्टर गिरा देंगे। पहले तो ये है कि जब तक आप कंधे पे वो रखेंगे ना मिसाइल, उन्होंने कंधा तोड़ देना है आपका। दूसरा, जज्बे के साथ होता है, जज्बा आप लोगों में है नहीं। तीसरा, आप इल्जाम पे इल्जाम लगाते हैं। चाइना जो आपकी तरफ एम्बेसी के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको कह रहा है कि जी अमन की कोशिश कीजिए, वो इसलिए कह रहा है कि खित्ते में बर्बादी ना हो। आपको मालूम है कि अगर खुदा न खास्ता चाइना की और आप लोगों की जंग छिड़ गई तो पूरे खित्ते में बर्बादी हो जाएगी, हम और आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में। तो कोशिश ये कीजिए कि अमन कायम रहे, लेकिन आप पता नहीं क्या आप लोगों नहीं, आपने जज्बे की बात की ना, हमारे जज्बे से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप तो कई बार मजा चख चुके हैं, उसके बावजूद भी ताज्जुब है, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो इशारा कर रहा था 20 अगस्त को जो ISI के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है ना, जैश के टेररिस्ट के साथ, मैं तो उस ओर इशारा कर रहा था कि आप लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। थोड़ा आईना दिखा रहा था आपको। देखिए, नीचे आप लोग गिरे हुए हैं, आप निहत्ते मुसलमानों पे, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं ना, वही प्रोपेगेंडा लेकर। मुझे ये बताइए, वही प्रोपेगेंडा लेकर, जिस प्रोपेगेंडा को लेकर आप पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रोना रोते हैं आपकी जो वो और वहां पर मुंह की खाते हैं, वही प्रोपेगेंडा आपने फिर शुरू कर दिया। उनको गन्स दीजिए, उनको आजाद कीजिए कश्मीर वालों को, और फिर अपनी गन्स हटाइए, उनको गन्स दीजिए, वो बताएंगे आपको कि मुसलमान। इरशाद अहमद खान साहब बड़ा पुराना हो गया, आप POK की फिक्र कीजिए, हाथ से जाने वाला है। पुराना नहीं हो गया, POK की फिक्र कीजिए, मुजफ्फराबाद की फिक्र कीजिए, जाने वाला है हाथ से। मैं वही कह रहा हूं ना। चलिए, एक और अहम खबर, अमेरिका चीन टकराव से जुड़ी बड़ी खबर। चीन अमेरिका में युद्ध होते होते बचा है। PLA की ड्रिल में US का जासूसी प्लेन घुस गया था। US का U-2 जासूसी प्लेन चीन की सीमा में दाखिल हो गया। चीन ने मिलिट्री ड्रिल वाली जगह को नो फ्लाई जोन घोषित किया था। US के विमान घुसने पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास के दौरान वॉरशिप पर मिसाइल लॉन्च किए। उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हमारे सामने आ गई है, वीडियो हमारे सामने आ गया है। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास के दौरान वॉरशिप पर मिसाइल लॉन्च की है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिसाइल लॉन्च की। ये देखिए, बड़ी जबरदस्त तस्वीरें। अमेरिकी नौसेना ने कैसे प्रशांत महासागर में जो वॉर प्रैक्टिस चल रही है, युद्धाभ्यास चल रहा है, उसके दौरान वॉरशिप पर मिसाइल लॉन्च की है, उसका ये ताजा वीडियो है। और प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब उम्मीद यह की जा सकती है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा? भारत और चीन के बीच जिस तरह की अभी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आपके हिसाब से आपका गणित क्या कहता है, किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात सच है कि दोनों देश बातचीत करके इस समस्या का हल करना चाहते हैं। जो आपने पहले लाउड स्पीकर और जो बैनर्स की बात की, तो वह किसी न किसी रूप से इसी ओर संकेत करता है कि दोनों देश चाहते हैं कि वहां पे फिर से किसी ढंग का वहां पे वायलेंस या आपस में जो हुए थे जून में, वो फिर से रिपीट नहीं हो। लेकिन यह भी सच है कि चीन का स्टैंड जो है इस बार, चीन के जो डिमांड्स हैं इस बार वो काफी अनरीजनेबल है। चीन वहां पे चाहता है कि भारत अपना सारा रोड बनाना बंद कर दे, दूसरे एक्टिविटीज वहां पे बंद कर दे, लेकिन भारत के लिए यह करना संभव नहीं होगा। अभी आप सुने होंगे कि भारत एक तीसरा रोड जो कि हिमाचल के रास्ते जो कनेक्ट करेगा लद्दाख को, वो भी बनाने की कोशिश कर रहा है। और यह जरूरी इसलिए है कि सारे ऑल्टरनेटिव रोड्स हमें वहां पे होने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सिलसिला जारी रहेगा। चीन की जो शर्तें हैं उनको मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये चीन भी बखूबी समझता है, लेकिन बस अड़ा हुआ है। टाइम बाइंग जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस खास शो में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।